बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। सबसे पहले तो हम समझते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है और ये दो अल्फाज का मजमूआ है। एक पहला वर्ड साइकी है और दूसरा लोगस है। द वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगस। साइकी मीन सोल है और लोगस मीन साइंस है। तो इस तरह से साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज साइंस ऑफ सोल। तो जो साइकोलॉजी बेसिकली जो वर्ड है उससे जो कंसेप्ट निकलता है साइकोलॉजी का वो साइंस ऑफ सोल निकलता है। This definition was rejected by some psychologists because soul cannot be seen, observed or touched. जिस बेस के ऊपर ये वर्ड साइकोलॉजी बना और उसकी बेस के ऊपर जो नॉलेज साइकोलॉजी का चला, जल्द ही इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आपके पास जो सोल है उसको ना ही देखा जा सकता है, ना ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, ना ही टच किया जा सकता है। तो इस तरह से इसको आप ऐसे समझ लें कि ये मेटाफिजिकल नॉलेज है। इसकी मिसाल मैं अगर आप लोगों को ऐसे दूं कि हम रूह हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, बीइंग अ मुस्लिम हमारा इसके ऊपर यकीन है कि जब तक हमारी बॉडी में रूह है हम जिंदा हैं, जब ये हमारी बॉडी से क्विट कर जाएगी हम दुनिया से लीव कर जाएंगे। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि ये जो रूह हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है इसका सोर्स कहाँ पे है, किस जगह पे एग्जिस्ट करती है, किस जगह पे एग्जिस्ट करना, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या होना, ये अगर पता चलता तो फिर हम इसको साइंस में ले आते। साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती। बीइंग अ मेटाफिजिकल नॉलेज, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ रिलीजियस थॉट्स के बेस के ऊपर जो है, या बीइंग अ स्पिरिचुअल नॉलेज, हम इस बात पे यकीन करते हैं कि रूह एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन साइंस इस बात को आज तक साबित नहीं कर सकी क्योंकि हमने साइकोलॉजी को साइंस का नाम दिया कि साइंस ऑफ सोल है। साइंस की बुनियाद के ऊपर हम सोल की एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर सके, लिहाजा इस थॉट को रिजेक्ट कर दिया गया। जब इस थॉट को रिजेक्ट किया गया तो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट के जहन में जो और पॉपुलर नज़रिया आया वो आया साइंस ऑफ माइंड का, और ये नज़रिया बड़ा पॉपुलर हुआ। फिर कुछ ही अरसे के बाद साइंस ऑफ माइंड का जो कंसेप्ट था ये भी रिजेक्ट हो गया। उसकी क्या वजह थी कि माइंड का दो तरह के थॉट्स बनते थे। एक माइंड जो था वो स्ट्रक्चरल, या आपके पास जो शेप जिस तरह से नज़र आती है, कुछ लोगों के जहन में माइंड का ये कंसेप्ट था, कुछ के जहन में था कि माइंड की फंक्शनैलिटी के ऊपर जो है वो बात करते थे। बहरहाल दो मुख्तलिफ जब नज़रिए आए और साइंस का कंसेप्ट सही तरह से जनरेट ना हो सका तो इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है वो कंसेप्ट आया। कुछ अरसे के बाद फिर उस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि सिर्फ कॉन्शियसनेस ही इंसान की लाइफ पे नहीं होती, सब कॉन्शियस भी होता है और अनकॉन्शियस भी होता है। अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बगैर टोटल इंसान कॉन्शियस के ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करता, तो इसलिए इस कंसेप्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर लास्ट में जो कंसेप्ट अब चल रहा है वो फाइनली विलियम मैकडोगल ने 1905 और जेपी वाटसन ने 1912 में जो डेफिनेशन दी साइकोलॉजी की वो कहा साइंस ऑफ बिहेवियर का नाम दिया। और साइंस ऑफ बिहेवियर का नाम देते हुए बिहेवियर मीन उन्होंने कहा कि आपके पास वो एक्टिविटीज़ जो ओवर्ट हैं, जो शो हो रही हैं पब्लिकली, हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वैसे भी जो बिहेवियर के वर्ड को हम एक्सप्लेन करें तो बिहेवियर का वर्ड हमारा आउटर रिफ्लेक्शन जो है उसको हम बिहेवियर का नाम देते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है। एजुकेशन के बारे में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंसेप्ट दिए हुए हैं। कहीं इसे भी ग्रीक वर्ड कहा हुआ है और इसे एजुकेयर, एजुसर और एजुकेटम के मीनिंग में लिया गया है। बहरहाल यहाँ पे साइकोलॉजी से चूँकि हमने रिलेट करना है तो उसी हिसाब से हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्रायर आपके पास एक एजुकेशनलिस्ट है, उसके मुताबिक एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द नॉलेज, character and behavior of young are shaped and molded।
कि किसी भी इंडिविजुअल्स का जो आपके यंग जिसे आप कहते हैं जिसकी हम तरबियत कर रहे हैं उसके बिहेवियर को, उसके करेक्टर को, उसके नॉलेज को शेप देनी या उसको मोल्ड करने का जो प्रोसेस का जो नाम है वो एजुकेशन है। एजुकेशन आल्सो हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। ये भी कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर है एजुकेशन के हवाले से कि एजुकेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी इंडिविजुअल्स को कितना अच्छा उसके माशरे में, उसकी सोसाइटी में, उसके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करवा देते हैं। एक इंसान जितना ज़्यादा अच्छा अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होता जा रहा है, इसका मतलब उसकी लर्निंग उतनी ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा लर्निंग है इसका मतलब उतनी उसकी बेहतर एजुकेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। अब आपने साइकोलॉजी का कंसेप्ट भी पढ़ लिया, आपने एजुकेशन का कंसेप्ट भी पढ़ लिया, अब इन दोनों को हमने आपस में रिलेट करना है। डेफिनेटली यहाँ आप लोगों को जब एजुकेशन पढ़ाई जा रही है तो साइकोलॉजी का जो पोर्शन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसी की बेस के ऊपर हमने बच्चे को समझना है और जानना है। इसलिए हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, यही डेफिनेशन पढ़ी ना हमने कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर विच गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कंट्रोल द बिहेवियर। जबकि एजुकेशन क्या है, मीन्स द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई बिहेवियर द एजुकेटर मस्ट नो हाउ अ चाइल्ड बिहेव्स इन अ सिचुएशन। यानी वो जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि एक बच्चा अपने आप को जितना बेहतर अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है या जितना बेहतर किसी भी सिचुएशन में बिहेव करता है, तो इसका मतलब उतना उसका बिहेवियर मॉडिफाइड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास साइकोलॉजी में भी बिहेवियर की बात हो रही है, एजुकेशन में भी बिहेवियर की बात हो रही है, इसलिए दोनों साइकोलॉजी और एजुकेशन आपस में इंटर रिलेटेड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन अब हम देखते हैं कि क्या जब हम इंटर रिलेट करते हैं तो उससे एजुकेशनल साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन बनेगी। आपने जो मिसाल के साथ समझाने की कोशिश की है आपको कि जैसे एक सिक्का है, 5 रुपए वाला सिक्का, 10 रुपए वाला सिक्का, जिसकी एक साइड हेड कहलाती है और दूसरी साइड टेल कहलाती है। तो इस कॉइन को आप कभी भी जितना मर्जी उसकी लेयर्स बना लें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका हेड अलग हो जाए और उसकी टेल अलग हो जाए। एक साइड उसकी हेड रहेगी और दूसरी साइड उसकी टेल रहेगी। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी को भी इसी तरह से एजुकेशनलिस्ट जो है वो रिलेट करते हैं कि एजुकेशन और साइकोलॉजी भी एक कॉइन्स की दो साइड्स हैं। ठीक है ना। आपके पास साइकोलॉजी स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एंड एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्योंकि दोनों में बिहेवियर की बात हो रही है। एक साइंस ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात कर रहा है। तो therefore educational psychology is that branch of educational problems which deals with human behavior and its modification। कि आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके पास इस तरह है, इज द ब्रांच ऑफ इज द दैट ब्रांच है किसकी, ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की विच डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स मॉडिफिकेशन, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं और उसकी मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है जी, आपके पास देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन दैट आर कंसर्न्ड विद एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो क्या है जी, द लर्नर है, द लर्निंग प्रोसेस है, द लर्निंग सिचुएशन है। सबसे पहले पॉइंट है आपके पास लर्नर। लर्नर कौन है, हमारा स्टूडेंट है। तो आज की जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक हमारा जो लर्नर है वो सेंट्रल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है। अब लर्नर एक बच्चा है, आपका डिफरेंट सब्जेक्ट होता है, आपको कोई फिजिक्स का पढ़ा हुआ है, कोई केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, कोई मैथ का पढ़ा हुआ है, कोई सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है। हर किसी को अपना अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा आता होगा, आप अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा भी सकते होंगे, लेकिन जिसको पढ़ाना है, जिसका नाम स्टूडेंट है, उसको पढ़ा कभी, उसको पढ़ने के लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, जब तक आपके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का इल्म नहीं होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो एक्चुअली कंसेप्ट है या डेफिनेशन है, ये आपके पास स्टडी ऑफ ह्यूमन है। ह्यूमन के बारे में जो स्टडी है वो आपके पास साइकोलॉजी कहलाती है, और आपके पास जो ह्यूमन है वो आपका स्टूडेंट है।
अब जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे कि आप उसको पढ़ने के लिए वो देखेंगे कि एक बच्चा किस एज में आपके पास आया है, उस एज के क्या तकाजे हैं, उस एज में बच्चे की कॉग्निटिव थॉट्स क्या है, उस एज में बच्चे की फिजिकल एबिलिटीज़ क्या है, उस एज में बच्चे की सोशो इमोशनल थॉट्स क्या है। जब तक इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप कैसे बच्चे को अपना सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। The word learner means the children are students. They have different personalities. Learner or students have individual differences in psychomotor abilities and cognitive abilities which influence children learning and development. The learner or child is the main theme in educational psychology. तो उसी तरह से वही बात कि जब आपने बच्चे को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे कितनी टाइप के होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहले तो एक ओवरऑल जनरल एक इंडिविजुअल्स के बारे में जानना, एक इंसान के बारे में जानना कि किस एज में उसके क्या क्या। जब आपका कॉग्निटिव लर्निंग से प्रोसेस बच्चे का ताल्लुक है तो उसकी कॉग्निटिव थॉट्स के बारे में जानेंगे। इसी तरह से बच्चे की जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होती है, जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। आप इस तरह इंडिविजुअल जानने का मौका मिलता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जानने का जो है वो मौका मिलता है आपको। जब आपको लर्नर की सही तरह से समझ आ जाती है तो फिर इसका मतलब आप अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस, अब ये दूसरे वाला पॉइंट आ गया। जब लर्नर की आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप लर्निंग प्रोसेस बना पाएंगे। आप देखेंगे कि आप किस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, वहाँ एक्टिव लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, वहाँ विदाउट मटेरियल पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है, या विद मटेरियल पढ़ाना जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है ना। वो आपके पास जो लर्नर है वो छोटी क्लास का बच्चा है, वो लर्नर जो है वो यूनिवर्सिटी के लेवल का बच्चा है, वहाँ पे लेक्चर मेथड ज़्यादा सूट करेगा, वहाँ पे डिस्कशन मेथड ज़्यादा सूट करेगा, वहाँ पे एवी एड्स के साथ पढ़ाना जो है वो ज़्यादा सूट करेगा। वो फिर आपको जब लर्नर की समझ आएगी तो फिर आपको लर्निंग प्रोसेस भी आपको समझ आने लग जाएगी और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे जिनके ज़रिए आप बच्चे को टीच कर सकते हैं। लर्निंग प्रोसेस मीन्स व्हाट गोज ऑन व्हाट पीपल लर्न। द टीचर टीच है, टीचर्स ने टीच करना है और बच्चे ने लर्न करना है। एंड द चाइल्ड में लर्न सम टाइम टीचर टीच अ सब्जेक्ट। वही वाली बात कि सम टाइम क्या होता है, टीचर अपना सब्जेक्ट टीच करता है जबकि बच्चा कुछ और सीखना चाह रहा होता है। The educational psychologist is interested what happen when a child learn, what he learns, why he learns and how he learns. एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि एक्चुअली बच्चे ने क्या सीखना है। तो आपने उस सब्जेक्ट्स में से उतना ही बताना है जितना बच्चे ने सीखना है, जितना बच्चे को समझ आती है, जितना बच्चे का कॉग्निटिव लेवल है, जितना बच्चे की एबिलिटी है, जितना बच्चे का इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक अपना सब्जेक्ट लेके चलना है। हमारे के टीचर्स क्या करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ानी आती है, फिजिक्स वाले को फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ानी आती है, मैथ वाले को मैथ बहुत अच्छी पढ़ानी आती है, बच्चे के ऊपर कभी किसी ने बात ही नहीं कही। जबकि इंटरनेशनली ये बात जो है वो कही जाती है कि एक टीचर कम से कम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ 5 मिनट सिविक एजुकेशन के ऊपर बात करे, बच्चे की स्किल के ऊपर बात करे, बच्चे की जो लाइफ स्किल्स हैं, बच्चे की एनवायरनमेंट की एडजस्टेबिलिटी के हवाले से, बच्चे की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो कम से कम 5 मिनट क्लास के अंदर बात होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को ये कहते हैं कि हम क्लास से बाहर जा रहे हैं बच्चों, तो जाते हुए लाइट ऑफ कर देना। तो अब अगर हर बच्चे की ये कोशिश होती है कि मुझे कहा गया है और मैं जाते हुए लाइट ऑफ कर दूंगा, तो इसका मतलब सिविक एजुकेशन टीचर दे रहा है। और बच्चे जो हैं वो कोई भी नहीं लाइट ऑफ कर रहा, सारे क्लास से निकलते जा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो सिर्फ आता है और लाइट ऑफ करना चाह रहा होता है। इसका मतलब मेजॉरिटी बच्चे को सिविक एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर बच्चे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अदब अदाब ही आप नहीं सिखा पा रहे एज अ टीचर।
लर्निंग सिचुएशन, अब लर्निंग सिचुएशन आपके पास क्या है, क्लासरूम की सिचुएशन आपके पास आ जाती है, क्लासरूम की सीटिंग, क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, और या वो वाले फैक्टर्स जिसके ज़रिए बच्चे की लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। एक चीज़ जैसे आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, एक चीज़ आपको उस प्लेस पे जाके ज़्यादा बेहतर समझ आती है। आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे और केमिकल कंपोजिशन देख के जो बात आपको समझ आनी है, वो आपको अपने अदारे में यूनिवर्सिटी में बैठे हुए आपको समझ नहीं आनी, आपको क्लास में बैठे हुए समझ नहीं आनी। तो जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ आए तो टीचर्स को चाहिए, इंस्टीट्यूट को चाहिए कि उस तरह से आपके जो एक्टिविटीज़ हैं एजुकेशन की वो प्लान की जाए। सम टाइम आपका टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है लेकिन उसका एक्सपोजर नहीं होता स्किल के हवाले से, तो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं इंडस्ट्री के हवाले से, तो कभी कभी उन्हें बुला लिया जा सकता है ताकि वो आए और आके जब वो बताएंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ वही टॉपिक, तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। 3 महीने में किसी एक जो है स्पोक्स पर्सन को बुला लिया जा सकता है, 6 महीने में बुला लें, सेमेस्टर में एक दफ़ा बुला लें। तो एक इस तरह से थोड़ा सा बच्चे को मोटिवेशन, और 2-3 टॉपिक ऐसे जो वाकई ही बड़े ही प्रैक्टिकली हैं होते हैं और स्किल्ड बेस होते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स अपने साथ साथ किसी एक्सपर्ट पर्सन की, जो फील्ड का होता है उसकी भी जो है सर्विसेज ली जा सकती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को आगाही की जा सकती है। लर्निंग सिचुएशन मीन्स व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ दोज फैक्टर्स एंड कंडीशंस ऑन द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। जो जो कंडीशंस या फैक्टर लर्नर और लर्निंग प्रोसेस पे असरअंदाज होते हैं उन्हें हम लर्निंग सिचुएशन में ले आते हैं। द क्लासरूम सिटिंग बिहेवियर ऑफ द टीचर्स, classroom environment are some of the factors that affect learner and learning process. Educational psychologists are interested in studying the learning situation that help the learner in learning process. तो ये वो सारी सिचुएशन जो क्लासरूम के हवाले से हो रही होती हैं और टीचर समटाइम अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताते हैं, हमारे टीचर्स को गाइड करते हैं कि क्या आपको किस तरह की लर्निंग सिचुएशन आपको हेल्प कर सकती है कि जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस बेहतर से बेहतर हो सके। अब हम डिस्कस करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चंद एक पॉइंट्स हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जब एक टीचर को समझ आती है, एक टीचर पढ़ता है, या जब आप मुस्तकबिल में अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद टीचर बनेंगे, तो साफ ज़ाहिर है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो है आपको बच्चे को भी पढ़ना होगा। उसके लिए आपको एजुकेशन या एजुकेशनल थाट्स का जो नॉलेज है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो उसमें देखेंगे आपके पास अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लास रूम लर्निंग, कि टीचर को ये समझ होनी चाहिए कि क्लासरूम लर्निंग की जो नेचर है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा टीचर लेता है कि मैंने लेक्चर पढ़ाया, बच्चे ने याद कर लिया, बच्चे ने A+ ग्रेड ले लिया, लिहाजा यही अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं होता। ये एकेडमिक होता है। करिकुलर और को करिकुलर दोनों तरह के बच्चे की जो स्किल्स हैं वो टीचर की जिम्मेदारी है, वो इस्लामियात की टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, वो मुतालिया पाकिस्तान की टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, वो सारे टीचर्स की जिम्मेदारी है। और जो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी साइन किए हुए हैं, वो 10 हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। कंटेंट ये जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, बाकी 9 स्टैंडर्ड्स जो है वो और है। और हमारे टीचर्स को बड़ी माजर के साथ उन 9-10 टोटल 10 स्टैंडर्ड्स के नाम ही नहीं आते, चाहे वो यूनिवर्सिटी का टीचर ही क्यों नहीं है। पूछ के देखें कभी कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं 10 जो 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं प्राइमरी टीचर से लेकर यूनिवर्सिटी टीचर्स तक, कि हर टीचर इस म्यार पे पूरा उतरना चाहिए, तो कभी सर्वे करके देखेंगे कितने टीचर्स को वो 10 स्टैंडर्ड्स के नाम आते होंगे। आप नेट पे सर्च करें 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, तो लिस्ट आ जाती है 10 प्रोफेशनल, लेकिन टीचर से आपको पूछे तो 99% टीचर्स को नाम भी नहीं आते होंगे। इसका मतलब क्या होगा, जिनको नाम ही नहीं आते उन्हें अवेयरनेस कहाँ से होगी, फिर जब अवेयरनेस नहीं होगी तो स्किल कहाँ से होगी। और नो डाउट हो सकता है सब्जेक्ट की हद तक स्टूडेंट्स को समझ आती हो, लेकिन टीचर्स जिसका नाम टीचर है उसके क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं उतर रहा होता। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इंडिविजुअल वाइज भी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी। उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक एनवायरनमेंट फैक्टर होता है, दूसरा हेरिडिटी फैक्टर होता है। ये दोनों फैक्टर की वजह से हम अपने अबाउदाद की वजह से दूसरे से अपनी लुक में मुख्तलिफ हैं, जहानत में मुख्तलिफ हैं, सोशलाइजेशन में मुख्तलिफ हैं, और कल्चर के हवाले से भी हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जैसे पंजाब का कल्चर और है, सिंध का और है, बलूचिस्तान का और है, KPK का और है।
अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड, तो ये भी हमने बात की कि जब आप लर्नर को समझेंगे तो फिर आपको इफेक्टिव टीचिंग मेथड की भी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, किस उम्र के बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना, जैसे अब यूनिवर्सिटी लेवल का जो स्टूडेंट होता है इसको हम लेक्चर देते हैं, जबकि इसने इसे ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ स्टडी करनी होती है, इसको कंसेप्ट देना होता है, इसको आइडिया देना होता है। बाकी इसने मटेरियल सर्च करना, उसको तैयार करना, उसकी प्रेजेंटेशन देना और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग और उसमें से कुछ फिर बेहतर और नया तलाश करने की जो कोशिश करना होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए लाइब्रेरी को ज़्यादा इफेक्टिव किया जाता है। तो अब यूनिवर्सिटीज़ में भी हम देखें वही नोट्स होते हैं, वही आपके पास जो है टीचर्स आ रहे होते हैं और लेक्चर दिए जा रहे होते हैं और सबको याद किए जा रहे होते हैं। जबकि इंटरनेशनली ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी बस सबक पढ़ाया जाए और उसी में से उसका पेपर लिया जाए। अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, तो जब आप बच्चे को पढ़ेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स को भी पढ़ेंगे ना। एक्शन रिसर्च इसी चीज़ का नाम है कि पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ टीचर्स क्या करता है, बच्चे को प्रॉब्लम आया उसके सोल्यूशन पे चला गया। अब रिसर्च ये कहती है कि ऐसा ना करें, प्रॉब्लम्स जब तो होंगे बच्चों के, उनकी रीजन तलाश करें, रीजंस की बुनियाद के ऊपर सोल्यूशन करें, तो फिर तो है आपको समझ। अगर आप प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट सोल्यूशन लेते हैं तो वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता। हेल्प्स टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, इस तरह से जब एजुकेशनल साइकोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। एटीट्यूड क्या होता है, आपका इनर रिफ्लेक्शन को एटीट्यूड कहते हैं, आउटर रिफ्लेक्शन को बिहेवियर कहते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इनर हम आपका एटीट्यूड और आउटर आपका बिहेवियर कहलाता है। स्टूडेंट्स टीचर पीपल रिलेशनशिप, अच्छा अब जितना आप बच्चे को समझेंगे उतना एज अ टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बेहतर होता है। जब हम टीचर ने सिर्फ सब्जेक्ट को समझना है, बच्चे को नहीं समझना, तो या तो बच्चे से बहुत फ्रैंक हो जाएगा या बहुत रिजर्व हो जाएगा। वो जो एक बैलेंस रिलेशनशिप डेवलप होना है, जो बच्चे को समझ के कि मेरा बच्चे के साथ फ्रेंडशिप होनी चाहिए, फ्रेंडली माहौल होना चाहिए और मेन फोकस लर्निंग होनी चाहिए, वो तब भी समझ आएगी जब एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ेगा, सही तरीके से बच्चे को पढ़ेगा। इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल्स obtained education, कि अब देखो ना, पढ़ाना चाहे क्लास को बिठा के पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाना तो एक इंडिविजुअल्स को है ना, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। अब उसमें फिर हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि एवरेज माइंडेड बच्चे कितने हैं, ज़हीन बच्चे कितने हैं, उसको कैटेगराइजेशन करके जो है उस तरह से इंडिविजुअल्स के टास्क बनाए जाते हैं और बच्चों को लेके चला जाता है। वो तब भी होगा ना जब बच्चे की समझ आएगी। इम्प्रूव करंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जो करंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसी के हिसाब से अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव और बेहतर किया जा सकता है, उसके कंटेंट को बेहतर और इंप्रूव किया जा सकता है। डिटरमाइन व्हाट कोर्स मटेरियल इज अप्रोप्रिएट एंड नीडेड, कि कौन से कोर्सेज और मटेरियल जो है, और ये भी फिर मालूम हो जाता है जब बच्चे की समझ आएगी ना, फिर पता होगा कि सारे बच्चे डॉक्टर बनने वाले नहीं होते, सारे बच्चे केमिस्ट बनने वाले नहीं होते। ये नहीं होता कि जिनका मेरिट सबसे हाई होता है तो सारे बच्चे वही बन सकते हैं, बाकियों ने पढ़ा नहीं है तो वो नहीं बन सकते। हर किसी की स्किल डिफरेंट होती है, मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होती है, किसी की मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की सोशल स्किल्स अच्छी होती हैं, किसी की स्पोकन स्किल अच्छी होती है, किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। जब बच्चों के बारे में सही सही पता चलता जाएगा कि इसमें कौन सी स्किल नेचुरली तौर पर अल्लाह ने रखी हुई है, तो फिर उसके मुताबिक कोर्स और मटेरियल बनाए जाएंगे, अप्रोप्रिएट किए जाएंगे, ताकि फिर बच्चा अपने अपने इंटरेस्ट के एरिए में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता जाएगा। उम्मीद है कि मैंने थोड़ा सा मुख्तसर सा खाका दिया एजुकेशन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन के हवाले से, जिसे एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, तो इसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मेन फोकस यही है कि जब तक बच्चे को नहीं समझेगा टीचर, तब तक टीचर अपने सब्जेक्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।